नमस्कार बच्चों। आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको 5 टेस्ट का डिस्कशन दिए थे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इससे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6। और आप लोग का हम कमेंट्स देखते रहते हैं, आप लोग कमेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब कमेंट्स जो होता है उस पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 साइंस का टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम आपके माने कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप लोग मेरे डिस्कशन को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो चलिए, लाइक करना अच्छा बात है, लेकिन एक बात हम कहेंगे बार बार कि एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो आप लोग जम के मेहनत कीजिए और जो भी आपका डाउट्स होता है वो सारे डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके डालिए। आप लोग डाउट्स नहीं डालते हैं, आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए सर, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अरे यार, इंग्लिश हिंदी साइंस से बेसिकली कुछ होता नहीं, सब कॉमन चीज है। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, कोई बहुत बड़ा चीज कोई थोड़ी ना होता है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखें क्या कैसा आज का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है और देखिएगा ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है, तो न्यूमेरिकल पर भी पकड़ होना चाहिए। और ये मत सोचिएगा कि एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल का छूट जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, एक ही से तो सारा रिजल्ट का खेला है। 0.33 से 2-400 रैंक भाग जाता है, इसीलिए एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, दम अच्छे से पढ़ना है उसका। और देखो बच्चा, आज पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि जब कोई वस्तु समान कोणीय त्वरण से घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति तो समझता है, रोटेशनल मोशन। जैसे कि पंखा को स्विच ऑन कर दोगे, अब तो गर्मी का दिन आने वाला है, तो जब पंखा का स्विच ऑन करते हैं ना, तो वो घूर्णन गति का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? घूर्णन गति का। अब ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल है, तो कह रहे हैं जब कोई वस्तु समान कोणीय त्वरण से घूर्णन गति करता है तो उसके घूर्णन का चाल 5 सेकंड में 300 आरपीएम से 600 आरपीएम हो जाता है। इस समय अवधि में वस्तु का कोणीय विस्थापन क्या होगा? पूछ रहा है इस समय अवधि में वस्तु का कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। मेरा डिस्कशन मैंने शुरू होने से पहले जो भी आप डिस्कशन मेरा करते हैं, है ना, तो इससे पहले एक बार अपने से क्वेश्चन जरूर बना लीजिए। अब ये नहीं कि बस मेरे साथ ही क्वेश्चन देखिए। आप प्रगति पथ के टेलीग्राम पर आपका जो है क्वेश्चन उपलब्ध है और कल से हम लाइव भी आएंगे, है ना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन लाइव का चला जाएगा। और पर डे हम लोग मंडे टू फ्राइडे, कल तो ट्यूसडे है, तो इस सप्ताह ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, और फिर हर मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ लाइव रहेंगे। और ग्रुप डी के साइंस में आपका क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। बस आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, और वो ये है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच इसको ग्रुप्स में शेयर करना है ना। क्योंकि आप लोग जब लाइक कीजिएगा तो हम भी तो उसी हिसाब से हमारा भी एनर्जी बढ़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है कि जब कोई वस्तु समान कोणीय त्वरण से घूर्णन। अच्छा, क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए थे, बार बार क्या पढ़ना। कोणीय विस्थापन क्या होगा बताओ तो बच्चा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक बताओ। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, है ना। तो क्वेश्चन जब कोणीय विस्थापन पूछा तो आंसर तो रेडियन में होगा। अब देखो यहाँ चक्कर है, यहाँ आरपीएम है। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। ये तो घूर्णन की चाल हो गई। और 37.5 चक्कर तो ये भी नहीं। अब एक ही ऑप्शन है और वो है 37.5 रेडियन। लेकिन यहाँ झमेला सिर्फ इतना नहीं है, देखो ये तो कभी हो नहीं सकता और ये कभी हो नहीं सकता। अब एक ऑप्शन बच जाता है 37.5 रेडियन, ठीक है। लेकिन अब चौथा ऑप्शन इसमें खतरनाक कर दिया, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचिए कोणीय विस्थापन कैसे निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला क्या करो ना, देखो क्या क्या दिया हुआ है। 300 आरपीएम से 600 आरपीएम हो गया, तो सबसे पहले कोणीय तुम क्या कर लो कि कोणीय तुम त्वरण निकालो। ध्यान से देखना, कोणीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम बता रहे कोणीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला।
कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यार हिंदी इंग्लिश में कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, आप इसको जैसे बना लीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। तो कोणीय त्वरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? कोणीय त्वरण को इंडिकेट करते हैं हम लोग अल्फा से। क्या चीज से? अल्फा से। और कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू होता क्या है? देखो जब घूर्णन की चाल आरपीएम में दिया हुआ रहे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, घूर्णन का चाल जब आरपीएम में दिया रहे। देखो जब रेडियन में दिया रहेगा तो बात अलग होगा, जब आरपीएम में दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला यूज करोगे। अभी हम रेडियन वाला भी बताएंगे। तो इसके लिए होगा अल्फा बराबर 2π/60 इंटू n2 माइनस n1 बाई टी, n2 माइनस n1/t, ये फॉर्मूला। अल्फा इज इक्वल टू 2π/60 n2 माइनस n1/t। एक बार थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2π/60 इंटू n2 माइनस n1/t। तो सबसे पहले तुमको कोणीय त्वरण तो निकालना ही पड़ेगा। तो कोणीय त्वरण कैसे निकालोगे? देखो क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा था कि 300 आरपीएम से, यहां देखना 300 आरपीएम से कितना हो जा रहा है? 600 आरपीएम हो जा रहा है। 300 से 600, तो ये हो गया तुम्हारा n1 और ये हो गया तुम्हारा n2। पहले वाला को हम क्या ले लेते हैं? n1, बाद वाला को n2। अब देखिए तो अब टाइम का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो ये हो गया आपका t। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 2π/60, आप लोग क्वेश्चन सामने रख लीजिए। अल्फा बराबर 2π/60 इंटू n2 माइनस n1, यानी ये हो गया 600 माइनस 300 और t का मान कितना हो गया? 5। चलिए देखिए 600 में 300 गया तो कितना बचा? 300, और नीचे में 60 गुना 5 कितना? तो 300। तो 300 कट गया, तो अल्फा बराबर आ गया 2π, और इसका यूनिट याद रखो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका कोणीय त्वरण। अब देखो यहां पर एक बात बता रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने कोणीय त्वरण के लिए निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन, देखो अगर विस्थापन निकालना होता तो क्या करते? अगर विस्थापन निकालना होता तो क्या करता बच्चा? करता क्या कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाता है। और यहां अगर कोणीय विस्थापन निकालना, देखो यहां तक, अगर यहां पर तुमको कोणीय विस्थापन निकालना है तो क्या करोगे? देखो अगर ये तो कोणीय त्वरण का हो गया, यहां कोणा में बना दे रहे हैं ना, कोणा वाला कोणीय, चलो हटा। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद है, और नहीं याद है तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जैसा ही फॉर्मूला होता है। और ये होता है थीटा बराबर ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो वैल्यू आपको पुट करना है, इतना तो बच्चा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर थीटा बराबर ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अभी देखो ω1 का मान कितना आया? अभी ω1 तुम लोग तो निकाला नहीं। देखो एक क्वेश्चन में तो बहुत झमेला है। ओमेगा यहां पर प्रारंभिक कोणीय वेग है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर तो हमको एक और चीज बताना पड़ेगा, बहुत सारा चीज बताना पड़ रहा है। तो कहां पर इसको बनाते हैं? हम यहीं बना देते हैं, तुम लोग ध्यान से देख लेना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, तुम लोग बहुत सारा चीज देखना। देखो अगर कोई चाल आरपीएम में है और चाल आरपीएम को कोणीय वेग में बदलना हो, यानी आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलना हो, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए, एकदम डायरेक्ट ट्रिक याद कर लो, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या तरीका होता है? आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए जो भी आपका आरपीएम में चाल दिया हुआ है, याद रखिएगा उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2π/60 के लिए 2π/60 से गुना करेंगे किसको? आरपीएम को। 2π/60 इंटू आरपीएम। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो कितना था, ध्यान से देखना। तो यहां क्वेश्चन में कितना था? यहां पर आपका दिया हुआ है कितना? प्रारंभ में कितना दिया हुआ है? 300।
तो जब प्रारंभ में आपको 300 दिया हुआ है तो इसी को बदलना है, प्रारंभिक कोणीय वेग। तो यहां पर चलिए यहां पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2π/60 इंटू कितना हो गया 300। देखो कितना हो जाएगा 300 गुना 2 600, 600 बटा 60 10, यानी हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा पेन मोटा हो गया, चलो ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 का वैल्यू देखो कितना आया 10 पाई, ये ओमेगा 1 का वैल्यू है 10 पाई। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया था 5, है ना, क्वेश्चन में देखा, प्लस हाफ। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा तो हम लोग निकाले ना, कितना आया 2 पाई, और टाइम का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। चलो अब सॉल्व कर लो, 10 पाई गुना 5 कितना हो गया 50 पाई। अब तो समझ में आ गया कि आंसर कोई नहीं आएगा, और यहां से 2 से 2 कट गया, और ये 5 का स्क्वायर 25 पाई, यानी कि 25 हो गया, ये हो गया 25 पाई। अब देखो 50 पाई और 25 पाई अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 75 पाई रेडियन, और ये हो गया आंसर। अब देखो यहां पर सबसे पहले एक बार फिर से बताते रहे इस क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग के लिए थोड़ा सा भारी हो गया, लेकिन चलिए 2-3 बातें आप लोग यहां सीख भी लिए हैं। क्या क्या सीखे हैं थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात है कि जब कोई वस्तु समान कोणीय त्वरण से घूर्णन गति करता है तो उसके घूर्णन का चाल 5 सेकंड में, ध्यान देना 5 सेकंड में। तो ये जो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड में, 300 आरपीएम से 600 आरपीएम हो जाता है। तो ये देखो शुरू में घूर्णन चाल दिया हुआ है तो इसको हम कहेंगे n1, और बाद में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे n2। और आपको निकालना है इस अवधि में कोणीय विस्थापन, यानी ये निकालना है, तो ये आपको निकालना है थीटा। ध्यान से समझ लीजिए, निकालना है। हम यहां पर आपको 2 बात बताए। सबसे पहला बात बताए कि अगर घूर्णन चाल आरपीएम में दिया हुआ है तो कोणीय त्वरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा, देख लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वह फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2π/60 इंटू n2 माइनस n1/t, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो वैल्यू यहां से आप पुट कर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n2 था 600, n1 था 300, तो 600 में से 300 गया तो 300 बचा। t का मान 5 था, 60 गुना 5 300, अल्फा का वैल्यू देख लो कि 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात बताए कि अगर घूर्णन चाल आरपीएम में दिया हुआ है, ध्यान से सुन लेना कि अगर घूर्णन चाल आरपीएम में दिया हुआ है तो फिर आप उसको रेडियन पर सेकंड में कैसे बदलिएगा। घूर्णन चाल अगर आरपीएम में दिया हुआ है तो रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी अगर इसको बदलना है तो देखो 300 ओमेगा बराबर या ओमेगा 1 बराबर कहोगे तो क्या होगा 300, देखो ये आरपीएम में, रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2π/60 से गुना कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, 60 1 जा 60, 65 जा 300, कितना हो जाएगा 10 पाई। उसी प्रकार अगर अंतिम कोणीय वेग निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, कितना है देखो तो 600, इसका हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 600 गुना 2π/60 कर दोगे तो ये देखो कितना होगा, 60 का 60 10, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पाई। तो देखो ये सब कुछ बातें हैं बेसिक जो सीखनी थी। अब आपको निकालना है थीटा, तो देख लो थीटा कैसे निकलेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और सारा डाटा आपको दिया हुआ है। देखो ओमेगा 1 का मान 10 आ गया, 10 क्या 10 पाई आ गया, ये 10 पाई, ठीक है। ओमेगा 1 का मान हो गया 10 पाई, टी का मान 5 दिया हुआ है, अल्फा का मान आपको भी आया हुआ है, यहां भी 10 पाई आया हुआ है, और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल को हल कर लीजिए। थोड़ा सा भारी था लेकिन फिर भी सीखने के लिए आपको इसमें बहुत कुछ मिला होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ,
एक बात बोल रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से कमेंट में एक बार कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन को फिर से समझाइए, अगले क्लास में आएंगे फिर समझाएंगे। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हम एक बात बता दे रहे हैं कि घूर्णन चाल आरपीएम में दिया रहेगा तो कोणीय वेग बदलने के लिए ओमेगा उससे प्राप्त करने के लिए 2π/60 से मल्टीप्लाई करो, नंबर एक। दूसरा, कोणीय त्वरण निकालने के लिए अगर आरपीएम में दिया हुआ है, देखो दो बात बोलना है, कोणीय वेग निकालना है, अगर चाल आरपीएम में दिया हुआ है, घूर्णन चाल आरपीएम में दिया है तो कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए 2π/60 से सीधा मल्टीप्लाई। अगर घूर्णन चाल आरपीएम में दिया हुआ है तो कोणीय त्वरण निकालने के लिए 2π/60 गुना n2 - n1/t, दो फॉर्मूला है। चलिए इतना बात तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बताइएगा कमेंट करके, फिर से बताएंगे। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है दूसरा। अधिपादप में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है अधिपादप में वेलामेन कोशिका डैश में पाया जाता है। ये मैं थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लेना। क्वेश्चन है कि अधिपादप, देखो अधिपादप किसको कहा जाता है, तो अधिपादप कहा जाता है एपीफाइट को, इंग्लिश में इसको कहते हैं एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, वैसे पौधे, अधिपादप का बोल रहे हैं, वैसे पौधे जो यांत्रिक सहायता के लिए दूसरे पौधे का इस्तेमाल करते हो। फिर से सुन लो बच्चा, अधिपादप वैसे पौधे हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे पौधे का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं एपीफाइट। क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, केवल यांत्रिक सहायता के लिए। याद रखना, किसके लिए, अधिपादप दूसरे पौधे पर किसके लिए या आश्रित होते हैं, तो खाना पीना के लिए नहीं, खनिज लवण के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिछला बार भी ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि अधिपादप दूसरे पौधे पर किसके लिए निर्भर करता है। क्या अधिपादप परजीवी होते हैं, आंसर होगा नहीं। अधिपादप दूसरे पौधे पर केवल मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता के लिए आश्रित रहते हैं दूसरे पौधे पर। अब याद रखना, अधिपादप दूसरे पौधे पर केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक सहायता के लिए आश्रित होता है, उसको उस पौधे से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। नंबर एक बात। अब इसमें वेलामेन कहां पाया जाता है, देखो वेलामेन एक विशेष प्रकार के उत्तक है, उत्तक टिश्यू। वेलामेन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और इस वेलामेन का काम होता है पानी को अवशोषित करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और ये कहां से करता है, वायुमंडल की हवा से। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, वायुमंडल की हवा से। और बताओ तो पौधे में, तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, पौधे के किस अंग का काम जल अवशोषण होता है, पौधे के किस अंग का काम जल अवशोषण होता है, जड़ का काम होता है। तो ये विशेष उत्तक वेलामेन जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका होता है वातावरण की हवा से जल अवशोषित करना। ध्यान से देख लो, वातावरण की वायु से या वातावरण से जल अवशोषित करना इसका मुख्य काम होता है। और आप बताओ कि जल अवशोषण किसका काम होता है, तो जल अवशोषण करने का काम पौधे का जड़ का होता है। और वेलामेन उत्तक जल अवशोषण कहां पर पाया जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़ में। देखो अब तुम लोग से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से जवाब देना, अगर समझ गया मेरा बात को तो ध्यान से जवाब दो। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अधिपादप दूसरे पौधे पर किसके लिए आश्रित होते हैं, आंसर क्या दोगे, यांत्रिक सहायता के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। दूसरा, अधिपादप में वेलामेन क्या है, वेलामेन क्या है बताओ, वेलामेन एक विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए उत्तक है। और ये उत्तक है, माने उत्तक है, टिश्यू है, और इसका काम क्या है, जल अवशोषण करना। पौधे में जल अवशोषण करना किसका काम होता है, जड़ का। तो वेलामेन कहां पाया जाएगा, जड़ में। आंसर हो गया 2 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, और ये है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3।
देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक टॉलन अभिकर्मक के साथ, हाँ अच्छा, एक लड़का हमको कमेंट कर रहा था, मैंने कि देख रहे थे तो उसमें वो लिखा था कि सर क्वेश्चन जो होता है इतना हल्का हल्का ट्रेडिशनल नहीं पूछता है, इससे भी इस हाई लेवल का होता है। देखो यार, इससे तो हाई लेवल क्वेश्चन कोई तुमको बताएगा नहीं, जितना हम हाई लेवल बता दे रहे हैं उससे ज्यादा हाई लेवल कोई तुमको बताना नहीं है, और इससे हाई लेवल एग्जाम में आने का तो प्रश्न नहीं है, इससे आसान ही वाला लेवल आएगा, हाई लेवल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए कल से आप लोग मेरे से लाइव जुड़िएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग का भी प्रेजेंट ऑफ माइंड ज्यादा काम करेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक टॉलन अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करता है, बता दो बउआ, तुम लोग तो जानता होगा, बताओ बच्चा जल्दी से, कौन सा यौगिक टॉलन अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करता है। अभी हम जवाब नहीं देंगे, तुम लोग बताएगा। चलो वेरी गुड, अभी इसमें दो ऑप्शन एक जैसा है, तो चलो एक ऑप्शन को पहले बदल देते हैं, तो तुम लोग को तो अच्छा लगेगा, है ना। तो एक ऑप्शन को क्या कर देते हैं ना, CH3OH कर देते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे काटिए के लिख देते हैं CH3OH, दो ऑप्शन एक जैसा हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ, जवाब दो, कौन सा यौगिक तुम्हारा बताता है, बोलो, टॉलन अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया देगा, बताओ जल्दी से। देखो इसमें आंसर हो जाएगा अल्डिहाइड। सबसे पहला बात जान लो, इससे हम दो पॉइंट तुमको लिखाएंगे, तुम लोग लिख लेना, दो पॉइंट तुमको लिखाने जा रहे हैं, ध्यान देना, दो पॉइंट, क्या क्या पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहला अगर पूछेगा कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, तो ये तुम जवाब देना, टॉलन अभिकर्मक क्या है, बताओ तो। पहला टॉलन, अच्छा हिंदी में बहुत लोग बोलता है कि सर हिंदी में लिख दीजिए, चलो हिंदी में लिख देते हैं, है ना। टॉलन अभिकर्मक क्या है, टॉलन अभिकर्मक क्या है, चलो ठीक है, टॉलन अभिकर्मक क्या है। तो देख लो, सबसे पहले टॉलेंस, अब इसमें टॉलन अभिकर्मक, ये अगर इसका पूछे कि व्हाट इज टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक क्या है, तो ये रासायनिक रूप से टॉलन अभिकर्मक होता है। चलो याद कर लो अभी, ये नहीं कि फिर बोलना कि सर अच्छा पहले आप पढ़ा दीजिए ना उसके बाद हम याद करेंगे, ऐसा नहीं होता है, साथ साथ याद करते जाओ, कॉपी में लिखते चल जाओगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा सीखोगे, और क्योंकि हमसे जुड़े हो तो सीखने के लिए ही जुड़े हो, तो ज्यादा सीखना है तो क्यों नहीं, उसका कोई अलग टाइम कोई थोड़ी ना होगा, जो कर लेना है यार अभी कर लेना है ना। रिजल्ट होना है हम ही लोग का, आपका ही रिजल्ट होना है, हम इसमें एक माध्यम बनना चाह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉलन अभिकर्मक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आलतू फालतू बकवास करके, है ना। हंसाने लिखाने मैंने गवाने वाला प्रोग्राम तो है नहीं कि आपको शायरी उरी सुनाएंगे या कुछ एंटरटेन करेंगे, पढ़ाई वाला ही बात कर लेते हैं, बाद में फिर तो कभी आप हमसे मिलिएगा, है ना, रिजल्ट हो जाएगा, मिठाई उठाई बेटा खिलाइएगा, तो हम लोग फिर आगे बात करेंगे, थोड़ा गपशप भी होगा, कुछ कहानी नया टाइप का, है ना, पार्टी उटी होगा। आजकल देख रहे हैं मिम्स बन रहा है, क्यों, ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है, या ये मैं हूँ, ये मेरा परीक्षा, और अभी पार्टी हो रही है या पावरी हो रही है, ऐसा कुछ आता है। चलो ठीक है, अब टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, अगर ये पूछेगा ना तो अब क्या बताओगे, बताओ तो। ये बोलोगे अरे यार हमसे इंग्लिश से लिखा था, चल कोई बात नहीं है, हिंदी लिख देता हूँ। ये होता है अमोनियकल, हाथ से ही लिखता हूं, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल, ये देख ले, ये याद कर लो अभी भैया, अमोनियकल, सब कुछ बोलते हैं, भैया बोलते हैं, बउआ बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, बचवा बोलते हैं, फिर भी तू लोग पढ़ता उठता नहीं है यार, याद करो, अलग से कोई टाइम नहीं होता है ना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कुछ नया सिखाते हैं तो। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ये होता है टॉलन अभिकर्मक। तो पहला बात बाबू ये याद कर लो, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है टॉलन अभिकर्मक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टॉलन अभिकर्मक रासायनिक रूप से होता है, क्या देगा, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, नंबर 1। दूसर का क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा बोलो तो, दूसर का क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान देना, दूसर का क्वेश्चन ये पूछेगा ये किसमें और किसमें अंतर करने के लिए होता है। तो टॉलन अभिकर्मक का प्रयोग, क्या बोले, इसका प्रयोग किसमें होता है, तो प्रयोग होता है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन के लिए। ये बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए। अब तुम लोग उतना लिख लो, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए, विभेदन करने के लिए।
अब मान लो कि एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तुमको पता लगाना है कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, पता नहीं तुमको चल रहा है, रंग उंग देख के नहीं पता चल रहा है कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ऐसी स्थिति में अंतर करता है टॉलन अभिकर्मक। अब ये कैसे करेगा, तो ये एल्डिहाइड ड है, ये है ना, ये जो है ना ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए। हाँ एक बात बता रहे थे कि टॉलन अभिकर्मक जो होता है एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है कि एल्डिहाइड के साथ जब टॉलन अभिकर्मक क्रिया करता है तो ये चांदी जैसा अवक्षेप देता है। कौन सा अवक्षेप, चांदी जैसा अवक्षेप इसमें बनेगा एल्डिहाइड के साथ, तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया। कीटोन के साथ कुछ नहीं होगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, तो ये कैसा टेस्ट हो गया बालक, नेगेटिव टेस्ट हो गया। कैसा टेस्ट हो गया, नेगेटिव, ऋणात्मक टेस्ट। तो टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव, कीटोन के साथ नेगेटिव टेस्ट है ना। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। हाँ अच्छा एक और, टॉलन जो अभिकर्मक होता है या टॉलेंस रिएजेंट से जो टेस्ट करते हैं उसका एक और नाम है, और इसका नाम है सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा बोले, सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत मस्त क्वेश्चन है यार ये, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। चलो नया नया क्वेश्चन तो बताएंगे ही ना, पुराना क्वेश्चन अब एक ही टाइप का क्वेश्चन करते करते तो तुम लोग भी थक गया होगा। कुछ नया क्वेश्चन, कुछ नया नहीं सीख रहे तो फिर जुड़ने का फायदा क्या। तो टॉलन अभिकर्मक, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है अगर टॉलेंस रिएजेंट का हम यूज कर रहे हैं तो। इसका क्या है ये, तो ये अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। इसका प्रयोग कहां होता है, ये पूछ दिया आपसे क्वेश्चन एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए, और ये अब ये रट जाओ, अब ये याद कर लो, है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, बार बार हम आपको बोलते हैं, है ना। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये है क्वेश्चन नंबर हम लोग का, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई आवेशित कण, ध्यान देखोगे, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है तो उसके निम्न में परिवर्तन होता है। अब देखो, अगर कोई आवेशित कण है, ध्यान देना, अगर कोई आवेशित कण है यानी चार्ज पार्टिकल है। आवेशित कण का एग्जांपल बता दो बालक, 2-3 गो फटाफट से जल्दी से, है ना, तब ना लगेगा कि मेरे साथ पढ़ रहा है। अच्छा बोल रहा होगा, मन में सोच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन होता है सर, प्रोटॉन होता है ना, ये सब अल्फा कण होता है, ये सब बीटा किरण होता है, ये सब आवेशित कण है। ठीक है, चलो सही बात बता रहे हो। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरेगा तो उसमें निम्न में क्या परिवर्तन होगा। देखो मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, और कोई आवेशित कण ऐसे प्रवेश किया, मान लो इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश किया, आवेशित कण है बी। जब कोई आवेशित कण, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दम मस्ती से दिमाग में घुसा ले। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर, अगर यहां पर हम और अच्छा से लिख दें तो समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया इसकी मार्ग कैसी होती है, तो बोलना इसकी मार्ग होती है वृत्ताकार। देखो एक क्वेश्चन बहुत मस्त बन गया, ये अगर क्वेश्चन आ गया ना तो फिर आंसर यही होगा। अब जब कोई आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, आवेशित कण ऐसे गुजरा, तो जब भी इससे मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा ना, एक फोर्स इस पर लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स जो होता है ना वो वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत काम करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, चलो याद तो होगा ही, लिखते हैं एक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत मस्त, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। क्यों हो गया, आवेश। बहुत लोग बोलता है कि पढ़ाते समय सर आप बहुत सीरियस नजर आता है, अगर सीरियस नहीं होंगे तो तुम कैसे सीरियस होगा, और पढ़ाई सीरियस का ही चीज है। तो क्यों हो गया, आवेशित कण, मान लो कोई भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, V है वेग जिससे वो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा दोनों के बीच का एंगल, मतलब आवेशित कण जिस दिशा में जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो ये साइन थीटा वाला टर्म आता है ना, तो वहां पर समझ लो रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति वाला होता है। यहां पर आवेशित कण ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। तो कह रहा है जब कोई आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा। अब एक बात बताओ, इसमें देखो तो अगर कोई आवेशित कण ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में
लंबवत प्रवेश करेगा और ये घूर्णन गति करेगा, तो इस स्थिति में इसका वेग का परिमाण समान रहेगा, या कहो इसका चाल समान रहेगा। क्या समान रहेगा? चाल। लेकिन देखो तो दिशा बदल रही है कि नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या चीज? गति की दिशा। और पूछेगा कि इसकी गति कैसे होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, ध्यान से सुन लेना, अगर पूछ दिया कि इसकी गति कैसे होती है तो बोलोगे वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन होता है। तो कहता है जब कोई आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरेगा तो उसके निम्न में परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देना गति की दिशा, है ना। और अगर मार्ग पूछेगा कि इसका मार्ग कैसा होगा तो मार्ग देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह होगा वृत्ताकार। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन का यार जवाब तुमको ही देना है ना, क्योंकि तुम लोग भी तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं ना। तो अब क्वेश्चन का जवाब दो 5 नंबर का तुम लोग। देखो क्वेश्चन है क्या तुम लोग के लिए, क्वेश्चन क्या है बताओ तो। मोलस्का और क्रस्टेशियंस में ऑक्सीजन का वहन रक्त में डैश के द्वारा होता है। अरे मनुष्य में तो सबको मालूम है, बताओ तो बालक, मनुष्य में किसके कारण होता है ऑक्सीजन का वहन? बता दे जल्दी से। ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण, है ना। किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन में। मोलस्का का एग्जाम्पल तो बताए हुए थे पहले भी एक बार, ऑक्टोपस, और क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा का है। अब देखो यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन तुमको और हम सिखा पाए तो एक चीज होगा क्या कि मोलस्का पूछेगा कि मोलस्का का कोई एक जीव का नाम, तो ये तो सबसे इसका मस्त एग्जाम्पल है ऑक्टोपस बाबा, ये तो याद रखो ऑक्टोपस, है ना। क्रस्टेशियंस अगर पूछ देना, क्रस्टेशियंस देखो ध्यान से, बायोलॉजी अच्छा खासा ग्रुप डी में पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि क्रस्टेशियंस माने कि किस फाइलम का है ना, किस फाइलम का है, तो बोलना आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेगा जी? अर्थो। अरे जो स्पेलिंग याद रहे कि नहीं रहे, नाम जो जैसे भाषा में अपना बोल दे, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा। तो ये क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा का होता है, और ये दोनों में ऑक्सीजन का वहन करने के लिए होता है क्या चीज? हेमोसाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेमोसाइनिन। और अगर ये क्वेश्चन पूछ देना, देखो हम 3-4 वो चीज बता रहे हैं, अगर अब क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल तुमसे पूछ देना तो एग्जाम्पल देना प्रॉन। क्या एग्जाम्पल देगा? प्रॉन, PRAWN, प्रॉन। ये आर्थ्रोपोडा यानी क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल है। अब दूसरा बात आ जाओ कि अगर तुमसे पूछे कि हिमोसाइनिन में कौन सा धातु तत्व होता है, कौन सा मेटालिक एलिमेंट होता है, तो आंसर दोगे कॉपर। देखो कितना क्वेश्चन बन गया यार, है ना। याद कर लो तुम लोग, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन सीखते रहो। अब तुम लोग चैनल को सपोर्ट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और इसी में हमारा हौसला बढ़ेगा तो तुमको 5 के हम 50 भी नया इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन एक बार चलो लाइक बटन को सब्सक्राइब, लाइक बटन लाइक मैंने पर क्लिक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो खत्म होने के बाद शेयर करना दोस्त के बीच। अब क्वेश्चन है मोलस्का और क्रस्टेशियन में ऑक्सीजन का वहन रक्त में किसके द्वारा होता है? आंसर हो गया हिमोसाइनिन। मोलस्का जीव फाइलम का अगर एग्जाम्पल पूछेगा ऑक्टोपस। क्रस्टेशियंस किस फाइलम का है? तो आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल याद रखो प्रॉन। वहन किसमें द्वारा होता है? तो हिमोसाइनिन। और हिमोसाइनिन में कौन सा तत्व है? तो कॉपर। आंसर हो गया हेमोसाइनिन। और आ जाइए, हेमोलिम्फ बताए थे तिलचट्टा में होता है, हेमोग्लोबिन हम लोग में होता है ना। और हीमो एरिथ्रिन क्या है? तो हीमो एरिथ्रिन तो हम लोग जानते हैं कि जो हेमोग्लोबिन में एरिथ्रोसाइट होता है उसको हीमो एरिथ्रिन कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए थोड़ा इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो भाई, हाँ देखो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटा एल्केन, अच्छा यार रुक चल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटा एल्केन जो वलय रचना बना सकता है वह है। अब देखो नाम क्या कहता है? सबसे छोटा एल्केन जो वलय रचना यानी रिंग शेप बना सकता है वह कौन सा है? साइक्लो एल्केन कौन सा है? देखो अब सबसे छोटा एल्केन जो वलय रचना यानी साइक्लो एल्केन बना सकता है वह कौन है? तो आंसर स्वाभाविक है कि वो आपका साइक्लोप्रोपेन है। देखो
रिंग बनाने के लिए कम से कम, या रिंग का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ या बंद मार्ग बनाने के लिए एक लाइन से तो बनेगा नहीं, और दो सीधी लाइन से नहीं बनेगा, कम से कम कितना चाहिए, 3, और ये होता है साइक्लोप्रोपेन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, ध्यान दो। साइक्लोप्रोपेन का अगर, हाँ एक बात हो, अगर साइक्लो एल्केन का पूछ दिया सूत्र तो याद रखना, साइक्लो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। क्या बोले, CnH2n, ये इसका सूत्र होता है। और साइक्लोप्रोपेन का अगर फॉर्मूला पूछ देगा ना, तो फॉर्मूला होता है C3H6। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा कि सर यही तो फॉर्मूला हम लोग अल्कीन का भी पढ़े थे। हाँ बहुआ, बात सही सोच रहा है, अल्कीन का लिख ले, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अल्कीन और साइक्लो अल्केन का सूत्र एक ही होता है। चल यहाँ लिखे, हम ही देते हैं, तो हम लिखेंगे तब ना तू लोग भी लिखेगा। क्या बोले, बोले कि अल्कीन तथा साइक्लो अल्केन का सूत्र समान होता है। साइक्लो अल्केन का सूत्र समान होता है, और समान हम काहे के लिए लिखें, दोनों का एक ही लिख देते हैं, और ये CnH2n। तो सबसे छोटा जो होता है ना, अब जब सबसे छोटा अल्केन अगर कोई पूछ दिया तो मीथेन, उससे बड़ा तो इथेन, उससे बड़ा तो प्रोपेन, उससे बड़ा तो ब्यूटेन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया सबसे छोटा साइक्लो एल्केन, तो साइक्लोप्रोपेन, इससे 3 वाला से शुरू ही होता है। जैसे अल्कीन कितना वाला से शुरू होता है बोल तो, 2 वाला से। इथीन से, अल्काइन कितना वाला से शुरू होता है बोलो तो, वो भी 2 वाला से। एथाइन से, अब साइक्लो वाला कितना से, 3 से। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। चलो ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप। ये हो गया सबसे छोटा एल्केन जो वलय रचना बना सकता है, आंसर होगा साइक्लोप्रोपेन। केमिस्ट्री से बड़ी क्वेश्चन याद रहता है ना, तो केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। डैश बैंड वर्णक्रम उत्पन्न करता है। देखो 3 प्रकार का वर्णक्रम होता है, एक सतत वर्णक्रम, दूसरा रेखीय वर्णक्रम, और तीसरा बैंड वर्णक्रम। तीनों आज रट्टा मार ले, तीनों आज पढ़ ले, है ना। अब बार बार एक एक चीज क्या पढ़ेंगे, एकदम याद कर लो। 3 प्रकार का वर्णक्रम होता है, कौन कौन सा बोलो, क्या बोले, पहला बोले क्या चीज बोलो, पहला बोले सतत, है ना। पहला क्या बोले, सतत, कंटिन्यूअस। दूसरा क्या बोले, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, चलो। दूसरा नंबर क्या बोले, दूसरा नंबर बोले रेखीय। बोलो क्या बोले, रेखीय, यानी लाइन स्पेक्ट्रम। और तीसरा प्रकार का वर्णक्रम जो बोले वह बोले बैंड। यही तीनों से पूछेगा, सतत से पूछेगा, रेखीय से पूछेगा, बैंड से पूछेगा। क्वेश्चन जो है यहीं तक है ना। अब यहां पर हम लोग का एक्सप्लेनेशन है। तब पूछ रहा है कि कौन सा, अच्छा सतत कौन होगा, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। सूर्य का प्रकाश, है ना, या सूर्य का प्रकाश का जो वर्णक्रम होगा, या दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे ट्यूबलाइट का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। सतत में लिख लो सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश यानी फिलामेंट वाला बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, ये सब सतत में आ जाएगा। रेखीय वर्णक्रम किसका होगा, एक परमाणविक के द्वारा, है ना। एक परमाणविक मतलब एक एटम वाला, एक परमाणविक। देखो यहीं से क्वेश्चन ही आएगा, अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो एक परमाणविक। और अगर बैंड वर्णक्रम पूछेगा तो ये हो जाएगा द्विपरमाणविक। इतना तुम लोग याद कर लो, इसी से क्वेश्चन रहेगा। पूछा डैश बैंड वर्णक्रम उत्पन्न करता है, सतत वाला सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश यहां लिख लेना। रेखीय वर्णक्रम एक परमाणविक जो भी है, तो एक परमाणविक में देखो यहाँ हीलियम, यहाँ सोडियम, यहाँ परमाणविक, ये तीनों का होता है। देख लो किसका किसका बोल रहा है, किसका किसका बोल रहे हैं, सोडियम, हीलियम और परमाणविक हाइड्रोजन,
है ना, ये सब हो गया रेखीय का। रेखीय का ये हो गया, रेखीय का हीलियम हो गया, रेखीय का सोडियम हो गया। बैंड का एक एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का पूछता O2, इसका भी होता है बैंड। नाइट्रोजन का पूछता N2, इसका भी होता है बैंड, है ना। आंसर हो गया हाइड्रोजन। फिर से देख लो, सतह सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश। रेखीय एक परमाणविक वाला और बैंड द्विपरमाणविक वाला। चलो बात खत्म हुआ, नोट डाउन कर लेना भाई वीडियो स्टॉप करके। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहां संपन्न होती है। देखो यहां पर भी हम दो तीन को बात फटाफट से बता देते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। प्रकाश संश्लेषण दो चरण में संपन्न होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, ध्यान से सुन लो, प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया का दूसरा नाम है हिल रिएक्शन, हिल HILL। प्रकाश अभिक्रिया देख लो, इसका दूसरा नाम है और इसको कहते हैं हिल रिएक्शन। ध्यान देना, इसको कहते हैं हिल रिएक्शन। और ये होता कहाँ है भाई, तो ये होता है आपका प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है, ये होता है आपका ग्रेना में, याद रखना ग्रेना में। और दूसरा अगर पूछेगा कि डार्क रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है केल्विन बेंसन, नहीं रुक जाओ, अगर पूछेगा तुमसे कि डार्क रिएक्शन कहां होता है, तो डार्क रिएक्शन होता है कहां पर, स्ट्रोमा में। अगर पूछा कि प्रकाश अभिक्रिया या हिल रिएक्शन कहां होता है, पहला स्टेज होता है जिसमें पानी का, प्रकाश की सहायता से पानी का टूटना होता है, कहते हैं इसको पानी टूटता है प्रकाश से, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस मतलब प्रकाश की सहायता से टूटना, प्रकाश अपघटन, हाँ ये टर्म, प्रकाश अपघटन होता है, जल का प्रकाश अपघटन। तो ये होता है किसमें, प्रकाश अभिक्रिया में। ये वाला लाइन लिख लेना, जल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, लाइट रिएक्शन में जल का प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां होता है, तो ये होता है ग्राना में, आंसर हो गया। दूसरा इसका चरण होता है जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ये कहां होता है, स्ट्रोमा में। हाँ यहां ये बता रहे थे ना कि डार्क रिएक्शन का एक और नाम है और इसका नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब यार बात होता है और बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये सब तुम लोग याद रखो, केल्विन बेंसन साइकिल भी इसको कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहां होती है, ध्यान से देख लो। प्रकाश अभिक्रिया का दूसरा नाम हिल रिएक्शन है। होता कहां है, होता है क्लोरोप्लास्ट यानी लवक, हरित लवक जो होता है उसके ग्रेना में। और इसका डार्क रिएक्शन कहां होगा, तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, केल्विन बेंसन साइकिल, और होता कहां है, स्ट्रोमा में। चलो नया कुछ सीखा ना। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 9। एल्यूमिनियम पत्ती को जब फेरस सल्फेट विलयन में डालने पर क्या होगा। देखो तो एल्यूमिनियम पत्ती है, पहले बताओ फेरस सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, क्या बोले, फेरस सल्फेट विलयन। देखो तो इसको हम लोग कहते हैं हरा थोथा, याद कर ले, 3 गो थोथा होता है। नीला वाला कॉपर होता है, नीला वाला कौन सा होता है बोलो तो, कॉपर। नीला वाला कौन सा, कॉपर। हरा वाला फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। और सफेद वाला, नहीं एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से लिखिए देते हैं तुम लोग के लिए। देखो कौन कौन थोथा होता है, एक होता है नीला थोथा, नीला है ना, नीला थोथा, एक होता है नीला थोथा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है। दूसरा कौन सा थोथा होता है बालक, हरा थोथा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोल तो, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4, ध्यान देना, FeSO4.7H2O। और एक कौन सा थोथा होता है बोलो तो, एक होता है भैया सफेद थोथा। याद कर ले बच्चा, है ना, इन्हें के तोता तोता करते रहना। ये होता है तुम्हारा क्या चीज, ZnSO4 और 7H2O। तो ये अब देखो ये 3 थोता है, नीला हरा सफेद। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा था
कि क्वेश्चन पूछा है एल्यूमिनियम पत्ती को जब फेरस सल्फेट, अभी इसका क्या बताए, इसका बोले तुमको क्या बोल तो हरा, इसका क्या बोले बोलो तो इसका बोले हरा, तो ये हो गया हरा। और इसमें डाले एल्यूमिनियम का पत्ती, तो बताओ तो एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील कि लोहा, तो लोहा ज्यादा क्रियाशील नहीं है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम लोहा से जब ज्यादा क्रियाशील है तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर होगा Al2, ए एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट से रिएक्शन करेगा FeSO4 से, तो बनाएगा Al2SO4 होल 3 और साथ में निकल जाएगा आयरन। अब रिएक्शन तुमको बैलेंस करने का काम है, बैलेंस यहाँ पर कोई हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, है ना। अगर मुद्दा है भी तुमको लगता है तो तुम मुद्दा बना सकता है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी चीज देश में मुद्दा बन जाता है। यहाँ पर हम इसको 3Fe लिख दें। चल रिएक्शन बैलेंस हुआ, तो एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट से रिएक्शन करवाया बउआ, एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया। बताओ तो हरा रंग गायब हुआ ना, ये था तुम्हारा हरा रंग का, हरा रंग गायब हो जाएगा। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। नीला विलयन धीरे धीरे, नीला तो है ये नहीं, हरा विलयन धीरे धीरे नीला हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब नीला होगा कि कौन रंग का होगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हरा विलयन गायब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देख लो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पर। 6 वोल्ट ईएमएफ वाला 4 सेल को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इस संयोजन का कुल ईएमएफ कितना होगा। देखो 4 गो सेल है, 6-6 वोल्ट का, पैरेलल में आप इसको जोड़ दिए। एक बात याद रखना भैया, समानांतर में वोल्टेज सेम रहता है, कभी भी वोल्टेज जुड़ता नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन एप्लीकेशन करने का जब बात आता है ना तो फिर बोलता है कि सर याद नहीं रहा। तो कह रहा है कि 6 वोल्ट वाले 4 सेल को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इस संयोजन का कुल ईएमएफ क्या होगा। बोलो, समानांतर में रहेगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट, है ना, आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट, आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर टहर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब एक बात देख लो, यहां पर एक और तुम लोग को हम बात बताना चाह रहे हैं। क्या बात बताना चाह रहे हैं, इस चीज को देख लेना कि अगर 6 वोल्ट वाले 4 सेल को यहां क्वेश्चन में कह देता समानांतर नहीं रहता, क्वेश्चन में कह देता कि सीरीज में जोड़ा हुआ है, श्रेणी में जोड़ा हुआ है। अब श्रेणी में भी कैसे, तो श्रेणी में ऐसे जोड़ा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, बिल्कुल सही तरीके से, है ना, बिल्कुल सही तरीका से ये सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो अगर श्रेणी में पूछता तो आंसर होता 24, लेकिन किस में पूछ रहा है, समानांतर में। श्रेणी में भी उल्टा पुल्टा जोड़ देता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से सीरीज में जोड़ दिए ना तो फिर आपको आ जाता 24। 6 6 6 6 4 को जोड़ देते, लेकिन पैरेलल है तो कितना हो गया जी, 6 ही रह जाएगा। और आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का अगला, और ये है 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इधर आओ, हाँ ये आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, और ये है निक्टालोपिया की कमी किसकी कमी से होता है। देखो निक्टालोपिया किसकी कमी से होता है। अरे यार निक्टालोपिया नाम दिया है, ये कुछ नहीं है, ये रतौंधी है, नाम कुछ अजब दिया हुआ है। और सबको मालूम है कि निक्टालोपिया जो होता है निम्न की कमी से होता है। जब भी हम बोले रतौंधी तो बच्चा भी खुश हो गया, बोला सर नाम केवल डराया था, लेकिन अब तो हम लोग को समझ में आ गया, और ये रतौंधी है तो ये तो होगा विटामिन ए की कमी से। और इसमें होता क्या बेसिकली ना कि आदमी कम प्रकाश में देख नहीं पाता, मतलब सही से नहीं देख पाता है। आदमी को कम प्रकाश में देखने में दिक्कत होता है, यही होता है निक्टालोपिया में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रॉड को बनने के लिए एक पिगमेंट चाहिए होता है। रॉड याद करो, क्षण कोशिका, जो प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने में मदद करता है। तो रॉड को काम करने के लिए एक पिगमेंट चाहिए होता है, एक रंजक चाहिए होता है, और वो रंजक होता है रोडोस्पिन। क्या होता है जी, रोडोस्पिन। तो रोडोस्पिन का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो फिर रोडोस्पिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण रॉड सेल सही से काम नहीं करता है।
तो बोलता है निक्टालोपिया निम्न की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा बालक 11 नंबर ए, और 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। विटामिन सी का कमी से सबको मालूम है अस्कर भी होता है। विटामिन के का कमी से ब्लड क्लॉट यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन B2 जो होता है इसकी कमी से, याद होगा, विटामिन B1 का कमी से बेरी है ना, और विटामिन B2 जो होता है इसकी कमी से शरीर की कमजोरी होती है। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं जो आपको याद रखना। हाँ, एक बात हम बोलना चाहेंगे आप लोग से कि विटामिन एंजाइम वाला बात है ना, ये सब अच्छा से पढ़ लीजिए, एग्जाम में अक्सर इससे बल्लक क्वेश्चन आते रहता है। चलो ठीक है, हो गया, ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। बातें बहुत सारी हो गई, बहुत सारा आप कुछ सीख लिए, और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 अब क्या है, सॉरी 12 कहता है नाभिकीय अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। देखो, अगर कोई प्रतिक्रिया एक अभिकारक पर निर्भर करे तो प्रथम, किसी अभिकारक पर निर्भर न करे तो शून्य। ध्यान से सुनना, अगर अभिक्रिया की दर अभिकारक की मात्रा या सांद्रण, कंसंट्रेशन कहते हैं, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करे, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करे, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करे, तो इसको कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक पर निर्भर करेगा, बोलो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। 2 पे करेगा, सेकंड ऑर्डर। 3 पे करेगा, थर्ड ऑर्डर। ऐसा ही होता है। अब ये किस श्रेणी का है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। अब इसका हम कारण समझाते हैं। बोलेगा सर आप तो पढ़ाते हैं कि जो प्रथम श्रेणी की माने कि जो नाभिकीय अपघटन होता है उसमें अर्ध जीवन काल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चलो सही बात है, हम बताते भी हैं कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अब जो बात बताना चाह रहे हैं उसको पहले सुन लो ना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बालक। क्या है बात, देखो, मान लो कि किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध जीवन काल है, सपोज कर लो अर्ध जीवन काल है, मान लो 50 या 5 मिनट, ऐसे मानो ना 5 मिनट है। अब इसका मतलब कि अगर हम उसका 10 ग्राम लेते हैं तो 5 मिनट में कितना विखंडित हो जाएगा, बताओ तो। 5 मिनट में कितना विखंडित हो जाएगा, 5 ग्राम। और अगर हम इसका 100 ग्राम लेंगे तो 5 मिनट में कितना विखंडित हो जाएगा, बोलो जल्दी से। सबको मालूम है 10 का आधा 5, तो 100 का आधा कितना, 50 ग्राम। अब बताओ कि 5 मिनट में यहां विखंडन की दर कितनी हो गई, 5 ग्राम प्रति मिनट, और यहां पर हो गया 50 ग्राम प्रति मिनट। तो बोलो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, माने अभिक्रिया की जो दर है वो मात्रा में सिर्फ एक ही पर निर्भर कर रहा है ना। जब एक पर निर्भर करता है तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ आंसर गलत लग गया है, नहीं, यहाँ आंसर गलत लग गया है, यहाँ आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी अभिक्रिया। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लेना और कल से लाइव क्लास से जुड़ जाना। चलो ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखोगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अब 0.6230 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ध्यान देना, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोग से आ सकता है, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले देखो, जितनी भी संख्याएं जो 0 न हो वो सभी सार्थक होती है। 2-3 गो रूले है यार, बता देते हैं। जितनी भी संख्याएं जो 0 न हो, यहां पर पहले लिख देते हैं, है ना, जितनी भी संख्याएं 0 न हो यानी गैर शून्य संख्याएं सार्थक संख्याएं हैं, नंबर 1। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है 235.67, ये सब गैर शून्य संख्या है, तो ये सब सार्थक हुआ। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है। सार्थक अंक मतलब क्या, जो कैलकुलेशन का माने जो मापन का परिशुद्धता को बताए वो सार्थक अंक, जो मापन की परिशुद्धता को बताए। अब देखो जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सार्थक है। इसमें अगर पूछे सार्थक अंक कितना, तो देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद दूसरा नियम, माने कि दो संख्याओं के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। देखो एग्जांपल 200.009,
यहां पर आगे एक भी जोड़ दो। दो गैर शून्य संख्याओं के बीच आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सब सार्थक होंगे। अब इसमें टोटल सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंक की संख्या 7, इसमें सार्थक अंक की संख्या 5। तीसरा, दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं ये सब मान लो कि आपके दशमलव के बाद लास्ट में जितने जीरो हैं सब सार्थक होंगे। इसमें बताओ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। दशमलव के बाद जो गैर शून्य संख्या उसके बाद जितना जीरो है, अभी और जीरो बढ़ा देंगे तो अभी इसमें पूछा सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लास्ट आ जाओ, दशमलव के पहले जितने भी जीरो हैं, है ना, जैसे अगर मान लो ऐसा रहा तो जो संख्या सबसे पहली गैर शून्य संख्या है उसके पहले जितना जीरो है सब सार्थक नहीं है। अब इसमें पूछ दिया कि आपसे सार्थक अंक कौन कौन सा है, तो देखो सबसे पहला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जितने हैं सब सार्थक हैं और इसमें सार्थक गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंक 7 होगा। अब इतना रूल जो जान गया ना वो कैसा भी क्वेश्चन बना लेगा। वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से सुन लेना, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, यहां पर भैया आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 0.6230 में सार्थक अंक कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 4, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वीडियो स्टॉप करो, एक बार फिर से सुनो, सारा बात क्लियर हो जाएगा। वही 4 रूल है जो बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है, टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो निम्न के चारों ओर पाया जाता है, जो निम्न के चारों ओर पाया जाता है। ध्यान दो, टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर, तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, देखो पादप कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं, हिंदी में रसघानी। देखो कोशिकांग ये जो वैक्यूल्स होता है यानी जो रसघानी होता है दोनों में होता है, किसमें किसमें, जंतु में भी और पादप में भी। क्या बोल रहे, जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है ना कि जंतु में इसका साइज छोटा होता है, पादप में इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। याद रखना, अरे ये सब पॉइंट बहुत याद इंपॉर्टेंट है। पादप में रसघानी का आकार बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है। अब दूसरा बात है, पौधों में ये कोशिका को आकार देने का माने कि मुख्य काम होता है। पौधों में रसधानी उसके कोशिकाओं को आकार देगा। अगर पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में यह पानी का संतुलन बनाने में मदद करता है, बैलेंस बनाने में, वाटर बैलेंस में। जंतु में रसघानी का काम, ये दो अंतर है, फिर से सुन लो, पादप में और जंतु में। पहला पादप में बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है। पादप में रसघानी सेल को आकार देगा, जंतु में जल का संतुलन बनाएगा। और इसकी जो झिल्ली होती है वो एक परत वाली होती है, सिंगल लेयर, और उस सिंगल लेयर झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और ये होता है किसमें, वैक्यूल्स में। किसमें होगा बोलो तो वैक्यूल्स में, आंसर होगा रसघानी। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, इसमें दोहरा झिल्ली होता है, दोहरा, है ना। और केंद्रक ये किसके में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरा झिल्ली होता है, याद रखना दोहरा झिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी प्रकार केंद्रक में भी दोहरा झिल्ली होता है, इसमें भी याद रखना दोहरा झिल्ली होगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है ना 15। रुद्धोष्म एवं समतापीय प्रक्रिया की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है। देखो रुद्धोष्म का मतलब होता है जो हीट ले ही नहीं सकता। रुद्धोष्म प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहेंगे जो हीट ले ही नहीं सकता। जब ले ही नहीं सकता है तो उसकी ऊष्माधारिता क्या होगी, 0। और समतापीय किसको कहते हैं, जिसका तापमान कांस्टेंट रहे, उसको कितनो हीट दे दो उसका तापमान कभी नहीं बढ़ेगा। बात समझ लो, रुद्धोष्म में जब हीट लेगा ही नहीं तो उसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या होगी, या उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया का। क्योंकि देखो रुद्धोष्म को इंग्लिश में एडियाबैटिक कहते हैं, हीट नहीं लेता है, इसलिए अगर इसकी विशिष्ट ऊष्मा बोलो रुद्धोष्म का तो भैया याद रखो इसका 0 होता है।
समतापीय में कितनों हीट दे दो, लाखों करोड़ों कैलोरी जूल दे दो, इसका हीट जो है ना, इसका जो ऊष्मा माने इसको कितना भी हीट दे दोगे ना, इसका तापमान उपमान बढ़ने उड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इसका जो अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा अनंत, और आंसर हो जाएगा शून्य और अनंत, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है। रुद्धोष्म का विशिष्ट ऊष्मा शून्य, समतापीय का अनंत। अब विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या, किसी भी वस्तु का 1 केजी, क्या बोले 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए विशिष्ट ऊष्मा। जैसे पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, 1 केजी पानी का तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए 4200 जूल। चल ठीक है, देख लेना इसे वीडियो रोक रख के। अगला क्वेश्चन देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोग का भी डाटा बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। अच्छा, गैस X के Cp/Cv का अनुपात 1.4 है। इसका मतलब क्या, गैस X के Cp और Cv का अनुपात 1.4 है। इसका मतलब ये गैस द्विपरमाणविक है। एक परमाणविक होता तो क्या होता 1.67। ध्यान से सुनो, एक परमाणविक होता तो Cp/Cv होता 1.67 मोनोएटॉमिक का, द्विपरमाणविक है तो 1.44। अब बहुपरमाणविक या त्रिपरमाणविक होता तो 1.33। चलो, एचटीपी पर इस गैस के 11.2 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या। रे यार, इतना काहे के लिए दिया, ये सब बकवास किया है। 11.2 लीटर में अणुओं की संख्या पूछा। तुम लोग को सबको मालूम है कि 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या लगभग 6 गुना 10 का पावर 23 होता है। पिछला क्लास का वीडियो देखो, मोल कंसेप्ट समझाए हैं। 11.2 लीटर में अगर पूछ देगा तो देख लेना 3 गुना 10 का पावर 23, और आंसर हो गया 3 गुना 10 का पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर बी। खटाक से मारो। अब पिछले वाला वीडियो देखो, मोल समझाए हुए बहुत बढ़िया से। चलो, जो 4-5 को वीडियो पहले वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 17। मोनोसाइट है ना, क्वेश्चन है कि मोनोसाइट किस प्रकार के फेगोसाइटिक कोशिका में विभेदित हो जाता है। मोनोसाइट क्या होता है, देखो डब्ल्यूबीसी में 5 को होता है। डब्ल्यूबीसी का कोशिका 5 तरह का होता है, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। याद कर, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल याद रखना, हाँ लिख दे रहे, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ा मत जाना। यहां हम लिख ही देते हैं अलग से। और क्या लिख रहे हैं ये देख लो कि मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में एक है मोनोसाइट है ना, और दूसरा है न्यूट्रोफिल। ये दोनों याद रखना, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। इंग्लिश में ही लिख देते हैं, आप हिंदी में लिख लो। ये दोनों जो होता है ना आपका डब्ल्यूबीसी का कोशिका है, और ये दोनों फेगोसाइटिक है। फेगोसाइटिक का मतलब खाने वाला, ये दोनों बैक्टीरिया को खा जाता है। तो बैक्टीरिया को खाने वाला मतलब कि बाहर का जो बेकार माने जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है उसको ये खाएगा। और ये मोनोसाइट विभेदित हो जाता है मैक्रोफेज में। याद रखना, मैक्रोफेज। ये सब बहुत अच्छा मस्त मस्त क्वेश्चन है। और न्यूट्रोफिल ये जो विभेदित होता है ये होता है माइक्रोफेज में। याद रखना, किसमें विभेदित होता है, माइक्रोफेज में। तो चलो आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वीडियो पसंद आ रहा है यार, दूसरा को भी फायदा पहुंचवाओ, ज्यादा से ज्यादा दोस्त के बीच में शेयर करो। और चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 18। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि न्यूटन के तृतीय गति नियम में संरक्षित रहती है। तो भी अच्छा क्वेश्चन है ना, कौन सी भौतिक राशि। आप पढ़े होंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। चलो ये बात तो सबको समझ में आ रहा है, प्रचार विचार अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान से पढ़ना, निम्न में कौन सा भौतिक राशि न्यूटन के तृतीय गति नियम को संरक्षित रहता है। तो ये पढ़ा होगा ना कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया बल काम करती है। कौन सा नियम है बोलो, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। और ये भी पढ़ा होगा रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना एग्जाम्पल है सब रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से भी। नहीं, बंदूक से गोली निकला धाई तो गोली बंदूक पर झटका मारा, तो इसको तो हम लोग रेखीय संवेग से भी समझा लेते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत।
याद रखना, न्यूटन का तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। थर्ड लॉ का जितना एग्जाम्पल है सब आप इससे समझा सकते हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आ जाओ आप देख लो। क्वेश्चन नंबर है निम्न में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। देखो, द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक, जो प्रदूषक वातावरण में सीधे जाता है सोर्स के द्वारा उसको प्राथमिक कहेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब सीधे वातावरण में जो छोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्राथमिक। एग्जाम्पल याद रख, CO2, CO, SO2, NO2। और वायुमंडल में जो प्रदूषक आपस में प्रतिक्रिया करके एक नया प्रकार का प्रदूषक बनाएंगे उसको द्वितीयक कहेंगे। प्राथमिक वाला कुछ और चीज से मिलकर के एक नया तरह का प्रदूषक बनाएगा, जैसे अम्ल वर्षा द्वितीयक प्रदूषक है। पैन, पर ऑक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, फुल फॉर्म याद रखना, पर ऑक्सी एसेटाइल, फुल फॉर्म तो याद रखना है ना, पर ऑक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, ये क्या है, द्वितीयक है। दूसरा ये बता रहे प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, देख लो, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा किसका एग्जाम्पल है ना, किसका एग्जाम्पल है, धूम्र, अच्छा गलती लिखा गया, धूम्र सुधार लेना, है ना, धूम्र कोहरा, सॉरी यार, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी है द्वितीयक प्रदूषक का। और एक बात बता देते हैं, ओजोन जमीन स्तरीय है ना, पृथ्वी स्तरीय, या लिखो ना ग्राउंड लेवल, इंग्लिश में लिख देते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सब जो है ना याद रखना, ये सब बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये द्वितीयक प्रदूषक जो सीधे वातावरण में नहीं छोड़ा जाए। और अब आ जाओ लास्ट, नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन, है ना, आम के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। चलो, आम का खाने योग्य भाग तो तुम लोग को मालूम है, आम, पपीता, ये सब में खाने वाला भाग होता है मीजोकार्प, बीच वाला भाग। सबसे बाहर वाला तो छिलका होता है, उसको कोई थोड़ी ना खाता है, जानवर खाता अलग बात है, तुम लोग तो नहीं खाता होगा। और बीच वाला भाग, गुद्दा वाला भाग खाता है, तो ये मीजोकार्प होता है। पपीता में भी याद रखना मीजोकार्प ही खाने वाला भाग होता है ना। और टमाटर उमाटर में देखा होगा, अंगूर उंगूर में सब कुछ खा लिया जाता है, टमाटर, अंगूर, अमरूद, तो इस सब में क्या होता है, पूर्ण फल भित्ति ही खा लेते हैं। लेकिन अगर आम, पपीता ही सब का बोलेगा तो मीजोकार्प होता है। चलिए ठीक है, बने रहिए, अगला टेस्ट कल से लाइव में आएंगे शाम को 4 बजे। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए, सब लोगों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। ओके।